देखिए आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो पॉलिटी होगा, और पॉलिटी में आप लोग को पता होगा जो पॉलिटी के इंटर में 2 बुक्स हैं, पॉलिटी के जो हैं इंटर में 12th में 2 बुक्स हैं, जिसमें हम लोग जो आज चर्चा करेंगे जिस बुक्स पे, उस बुक का नाम होगा स्वतंत्र भारत में राजनीति। और स्वतंत्र भारत में राजनीति के जो पहले चैप्टर हैं, पहले चैप्टर क्या है बताइए, क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस चैप्टर के बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, और इसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी ख्याल रखा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपसे ना ऑब्जेक्टिव छूटेगी ना सब्जेक्टिव छूटेगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। अब देखिए पहले क्या है इस चैप्टर में, इसमें बताया गया है जो हमारा देश कब आज़ाद हुई थी। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में 15 अगस्त को, लेकिन जब आप 12th के पॉलिटी के पहला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है जो हमारा देश जो है वो 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को आज़ाद हुई थी। और इनके जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आज़ाद भारत के, किसके? आज़ाद भारत के। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हुए उनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने क्या किया था, एक भाषण दिए थे जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय उनके भाषण बहुत चर्चे हुए, इनके भाषण का बहुत चर्चे हुए, और हमारे 12th में पूछा भी जाता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का क्या नाम था। तो उसको हिंदी में अगर कहना चाहिएगा तो हिंदी में जो उसका है उसको कहते हैं भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या नाम है? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री विद डेस्टिनी। उनके जो भाषण का नाम है हिंदी में, तो इनका जो भाषण था जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था उस समय, क्या है? भाग्यवधू। भाग्यवधू से प्रतीक्षित भेंट। प्रतीक्षित भेंट, ये इनके भाषण का नाम है। ये तो हिंदी में हो गया। और अंग्रेजी में क्या कहा गया? हिस्ट्री विद डेस्टिनी। क्या कहा गया? हिस्ट्री विद डेस्टिनी। डेस्टिनी, इसको इधर से ले जाए, डेस्टिनी, हिस्ट्री विद डेस्टिनी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई सारे बात महत्व आई, या कई सारे बात लोगों ने बोला, जिसमें 2 बातें महत्वपूर्ण थी। पहली ये, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। कि किस तरीके से चलाया जाएगा? लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। सरकार कैसे चलेगी? लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। और दूसरी, सरकार सबके भले के बारे में सोचेगी या सबके भले के लिए कार्य करेगी। क्या? लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलेगा। और दूसरी क्या? सरकार जो है सबके भले के लिए कार्य करेगी। सबके भले के लिए कार्य करेगी। भले के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं जो किसी एक तबका या किसी एक समाज, ऐसा नहीं, उसके लिए नहीं कार्य करेगी, सबके भले के लिए कार्य करेगी। इस तरह के 2 बातें हमारे देश में बुलंद हुई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब देखिए आज़ाद हो गया हमारा देश 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भाषण दे दिए, हिस्ट्री विद डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। उसके बाद लोगों ने बात क्या किया? लोगों ने 2 बातें महत्वपूर्ण बताई। क्या? पहली ये जो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी, और दूसरे सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। अब जो है हमारे देश में जब आज़ादी हुई तो क्या उसके सामने विपत्ति आई थी, या क्या उसके सामने कह सकते हैं संघर्ष झेलना पड़ा था? हमारा देश के सामने क्या चुनौतियां आई थी? भारत जब आज़ाद हुआ तो क्या चुनौती थी? 3 चुनौती महत्वपूर्ण बताई गई है, या 3 चुनौती उस समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चंस हम लिखेंगे भारत के सामने कितने चुनौतियां थी? भारत के सामने कितने चुनौतियां थी? यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए
तो क्वेश्चन क्या था, जो भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी। इसको बिहार बोर्ड दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है, जो अलग क्वेश्चंस हो सकती है वो क्या हो सकती है, जो आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का व्याख्या करें। जब राष्ट्र निर्माण हुआ था तुरंत बाद, तो उसके सामने क्या चुनौती आई थी, उसका आप व्याख्या करो या उसके बारे में लिखो या उस टिप्पणी करो। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें आपको बताए थे 3 चुनौतियां थी। तो कितनी थी? 3 चुनौतियां। आंसर्स आप राइटिंग करोगे तो कितनी थी? 3 चुनौतियां थी। और ये 3 चुनौतियां क्या क्या थी? सबसे पहली जो चुनौती थी हमारे देश में, वो एकता के सूत्र में बांधे रखना। एकता के सूत्र में बांधे रखने का अर्थ क्या है? जो हमारे देश जो है एक विशाल महादेश की तरह है। क्यों? कैसे? ये महादेश की तरह कैसे है? यहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक है, अलग अलग नृत्य है, हर एक चीज़ डिफरेंट है। बहुत सारे विविधता से भरा हुआ हमारा देश है। तो आज़ादी की जो प्रथम चुनौतियां थी वो क्या थी? एकता के सूत्र में बांधे रखना। दूसरी चुनौती क्या है हमारे सामने, हमारे देश के सामने? जो लोकतंत्र को कायम रखने की थी। हमारा देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद कर दिया, लेकिन जो हमारे देश के अमीर वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया? फिर से उस देश पर राजाओं का राज थोप दिया, शासन थोप दिया। तो इससे क्या होगा? देश आज़ाद हुआ, लेकिन फिर से तो वही हाल है। अंग्रेज ने छोड़ा, अब राजाओं ने शासन करना शुरू किया। तो देश आज़ादी के बाद लोकतंत्र को कायम रखने की थी, मतलब संविधान को लागू करना। ये चुनौतियां थी देश के सामने, जो संविधान को किस तरह लागू किया जाए। दूसरा चुनौतियां। तीसरी चुनौतियां क्या है? ऐसा विकास कि जिसमें समूचे समाज का भला हो। किसका क्या हो? समूचे समाज का भला हो। अब देखिए, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो नेता वर्ग के लोग थे उस समय के, वो अपने हित में कार्य करते, और जो जनता थे उसके हित में कार्य नहीं होता। तो आपको लगता है देश आज़ादी के बाद भी हमको आज़ादी फील होता, महसूस होता? नहीं होता। तो इस तरह से सरकार बनाया जाए जो पूरे या समूचे समाज का भला हो, न कि किसी एक वर्ग, न कि किसी एक तबके, न कि किसी एक जाति, न कि किसी एक धर्म। इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए था। ये देश के सामने चुनौतियां थी जब हमारे देश आज़ाद हुई। तो कितनी चुनौतियां थी? 3 चुनौतियां थी। अब हम अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आंसर्स इतनी अच्छी से लिखी हुई है और इतनी अच्छी से आप लोग को समझाया जाएगा, तो आप एक बार इस आंसर्स को अच्छे तरह से याद कर लें या अच्छे तरह से समझ लें, तो आपको फिर दोबारा लिखने में दिक्कत नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या है? द्वि मतलब 2, राष्ट्र मतलब देश। 2 देशों का सिद्धांत क्या है? पहले जो है 14 अगस्त 1947 से पहले भारत सिर्फ भारत था, और भारत से अलग पाकिस्तान नहीं हुआ था। अलग पाकिस्तान नहीं हुआ था। थोड़ी सी कहानी बता दें आपको, जो किस आधार पर हुआ। तो भारत को तोड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था? मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। किसका? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी। और इसी मुस्लिम लीग ने क्या किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, मतलब भारत को टुकड़ों में बांटने का सिद्धांत दिया था, भारत को तोड़ने का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा जो हमें भारत से अलग कर दें। किस आधार पर अलग करें? तो इनका जो आधार था वो था जो हम भारत में हिंदू और मुस्लिम जो नाम के 2 जाति के लोग हैं या जो 2 धर्म के हैं, तो हिंदू का देश अलग होना चाहिए
और मुस्लिम का देश अलग होना चाहिए। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत में साफ साफ लिखा गया था। ठीक है, तो देखिए क्या, तो इस आधार पर उन्होंने देश की मांग किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, और अंततः 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की बात को मान लिया गया, क्योंकि राजनीतिक की ऐसी दशा बदली। और उस समय की जो दशा थी देश की, 1947 में जाकर देश आज़ाद हुआ, और 1940 में देश की दशा बदली, राजनीतिक दशा बदली, जिस कारण मुस्लिम लीग के बातों को कांग्रेस के द्वारा मान लिया गया। लेकिन कांग्रेस इस बात का विरोध करता था, मुस्लिम लीग के इस बातों का क्या करता था, कांग्रेस विरोध करता था। लेकिन 1940 में मान लिया गया, और 14 अगस्त 1947 देश अपने लोग जो है 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि जो लिखते हैं, उसी आधार पर 14 अगस्त और 1947 को भारत से टूट करके एक देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, एक अभी के जो है बांग्लादेश, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाए, और अभी के जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह पर क्या थे, मुस्लिमों की संख्या बहुलक थी, मतलब मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं की संख्या या दूसरे कौमों की संख्या से अधिक थी। इस कारण क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। इसको हम किस आधार पे लिख सकते हैं, देखिए सब सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, जो भारत एक किसी कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के दो कौमों का देश होगा। यह सिद्धांत में क्या कहा, मुसलमान और हिंदू नाम के दो कौमों का देश होगा। और इसकी मांग किसने की थी, मुस्लिम लीग ने की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस सिद्धांत के मांग का क्या किया था, पुरजोर विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया। लेकिन सन 1940 के दशक में राजनीतिक दशा बदली। क्या होगी, राजनीतिक दशा बदली, और इस बदलाव के कारण मुस्लिम लीग के बातों को मान लिया गया, और जिसके फलस्वरूप नए देश बने पाकिस्तान, भारत के जो टुकड़े हुए पाकिस्तान के रूप में नए देश बने पाकिस्तान, जिसका जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। और इसी सिद्धांत का मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार हुआ था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी प्रांत से थे और वो भी देश का टुकड़ा नहीं चाहते थे। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो विभाजन के प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। क्या क्वेश्चन, विभाजन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। तो आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत में बताए हैं जो किस तरह से विभाजन हुआ था। तो विभाजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है, 2 लिख दीजिएगा अगर 2 या 3 नंबर में पूछता है तो। ठीक, देखिए क्या है, पहला जो विभाजन में धार्मिक बहुसंख्यक को अपनाया, आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत में बताए हैं हम। और देखिए दूसरा क्या, जिस भूभाग पर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जिस भूभाग पर हिंदू बहुसंख्यक होंगे वो हिंदुस्तान कहलाएगा। ये और देखिए क्या, विभाजन में तो ये सब घटनाएं हुई, और अंततः इसका परिणाम क्या निकल के आया, अंततः परिणाम क्या निकल करके आया, तो लगभग 80 लाख, जो एनसीईआरटी लिखती है, 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ के चला गया। कितना, 80 लाख लोग, 80 लाख लोग अपना घर छोड़ के चले गए, और 5-10 लाख लोग मारे गए। इसके बावजूद जो अभी भारत है, जो अभी हिंदुस्तान है, वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या, मुसलमानों की संख्या 12% थी। इट मीन्स 100 में से 12 लोग मुस्लिम बचे। इतने ट्रांसफ़र के बाद, इतने लोग जाने के बाद भारत के कुल आबादी में 12% जनसंख्या किसकी थी, कब का डाटा है, मुस्लिम की थी। और ये डाटा है आपका, ये कब का डाटा है, ये डाटा है आपका 1956 का। कब का है, 1956 का डाटा है। ऐसा नहीं जो देश आज़ाद के बाद तुरंत का डाटा है, नहीं, 1956 का डाटा है। मतलब परिणाम में क्या हुए, लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए, 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। और हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद
जो भारत है अभी के समय में, क्योंकि आपको पता है जो हिंदुस्तान बटी थी वो किस आधार पर बटी थी, दो कौमें के आधार पर बटी थी। जो हिंदू होगा वो हिंदुस्तान में रहेगा, जो मुस्लिम होगा वो पाकिस्तान में रहेगा। उसके बावजूद देश में कितने परसेंट मुसलमान बचे थे? 12%। हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, ठीक है, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, बस आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उस समय 12% रही थी और ये डाटा 1956 की है। और तो वर्तमान में जो है अभी मुसलमानों की संख्या बढ़ करके 14% हो गई है, ठीक है। अभी कितना है? वर्तमान समय में मुसलमानों की संख्या 14% हो गई है। देखिए अब जो है अब टॉपिक चेंज हो रहा है। अब जो है नया टॉपिक आपका क्या है? रजवाड़ा। रजवाड़ा किसे कहते हैं? रजवाड़ा क्या होता था? देखिए ब्रिटिश शासन जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, उस समय कुछ राजाओं ने उसके अधीनस्थ था, उसके अधीन नहीं थे, वो आज़ाद थे, वो स्वतंत्र थे। और स्वतंत्र थे तो अपना उनका राज्य था और वो अपने राज्य के शासक थे, राजा थे। और ब्रिटिश शासन में बहुत सारे राजा राजतंत्र तरीके, मतलब राजा के कानून के अनुसार राज्य चलाते थे। देखिए क्या है, जो ब्रिटिश शासन के समय छोटे बड़े कुछ राज्य थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं था, सीधा नियंत्रण नहीं था, वो नियंत्रण नहीं किए हुए थे। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। किसका शासन था? राजाओं का शासन था। और अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थी। बहुत बड़ी बात है, जो भारतीय प्रभुत्व में, मतलब अंग्रेजी प्रभुत्व में रजवाड़ा कायम थी। कितना रजवाड़े कायम थी? तो लगभग 1/3 हिस्सा, समझे, 1/3 हिस्सा रजवाड़े कायम थी। और प्रत्येक 4 भारतीय में से कोई न कोई एक भारतीय राजा का प्रजा होता था। मतलब किसी 4 भारतीय में से एक किसी न किसी रजवाड़ों की प्रजा थी। मतलब अंग्रेज शासन कर रहे थे लेकिन राजा भी शासन कर रहे थे, राजा यहाँ पे शासन कर रहे थे। और इसकी संख्या कितनी थी? जो एनसीईआरटी लिखती है फैक्चुअल बात, वो 565 थी। रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो पॉइंट देके आप लिख सकते हैं, रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी, 565 थी, ठीक। अब देखिए रजवाड़ों को किस तरह से मिलाया गया, रजवाड़ों को किस तरह से, अगर मान लीजिए हमारे देश में एक भारत देश है और अंग्रेज के चुंगल से हम लोग आज़ाद हुए हैं, और आज़ाद हुए तो लेकिन उसमें कितने राजाओं बन के बैठे हुए हैं? 565 राजा है और देश आज़ाद है। अब बताइए कितना देश बनेगा? भारत एक अंग्रेज वाला भारत बनेगा, एक आज़ाद हो गया, और वो अंग्रेज वाला भारत के बाद भी 565 रजवाड़ा है, मतलब देश कितना? 566। क्योंकि अगर हम रजवाड़ा को एक नहीं करते तो हमारा देश खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ रहता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जर्मनी के एकीकरण, पढ़े हैं ना, इटली के एकीकरण किस तरह से 10वीं 10th में पढ़े थे, वो 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसी तरह से हम लोग अब पढ़ते रजवाड़ों की संख्या भारत में 566, मतलब देशों की संख्या 566, इसको भी एकीकरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? रजवाड़ों को एक किया था। राजाओं से चाहे वो साम दाम दंड भेद, जिस तरह से तुम सुनो, सारे चीज लगा दिए एक करने में। देश को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए उसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष भी कहा जाता है। और देखिए, और रजवाड़ों में सबको तो एक कर लिए, लेकिन उसमें कुछ जो राजाएं थे, जो कुछ नवाब थे, उनको एक करने में थोड़ी सी मुश्किलें आई। जैसे सर्वप्रथम जो देश अपने आप को आज़ाद घोषणा कर दिया, क्योंकि अंग्रेज ने कहा था जिसका इच्छा हो वो भारत में विलय हो सकता है, भारतीय संघ में, और जिनको इच्छा ना हो वो आज़ाद है। देखिए अंग्रेज कितनी बड़ी चाल चल दी थी देश को टुकड़ा करने के लिए। जो जिनको मन हुआ आके मिलो, जिनको नहीं मन हुआ आज़ाद रहो, सबको हमने आज़ाद किया है। रजवाड़ा को कहा तुमको भी आज़ाद कर दिया,
और अच्छा बताइए, कौन राजा चाहेगा हम इसमें आके मिले? बहुते को तो फुसला लीजिएगा, आओ भाई इधर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे राजाओं थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए, इनकार कर दिए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। इनके विलय पत्र का जो नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्या नाम है? ये कभी कभी पूछ देता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र या सहमति पत्र, विलय पत्र या सहमति पत्र कह सकते हैं इसको, दोनों नाम दिया गया है। सहमति पत्र, इसका जो नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनका नाम दिया गया, जो राजाओं से हस्ताक्षर कराए, विलय करवाए। जो यहाँ के जो राजाओं थे, जो रजवाड़ा के राजा थे, जिन्होंने क्या किया था, आज़ाद घोषित किया था, वो कौन था? तो त्रावणकोर के राजा, किसके? त्रावणकोर रजवाड़ा, त्रावणकोर रजवाड़ा के राजा। उसके बाद हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद का निजाम जो था वो मतलब पूरी दुनिया में एक रिहायशी या कह सकते हो अमीर में शुमार था उनका नाम। हैदराबाद के जो रियासत थी वो एकदम रईस थे वो हैदराबाद के। उन्होंने भी क्या किया था, वो अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। उसके बाद आपका हो गया भोपाल के नवाब, उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। तो 2-4 ऐसे रजवाड़ा थे जिन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित किया, लेकिन जो भारत सरकार थी उन्होंने जिस तरह हो उनको अपने में मिलाने का प्रयास किया। तो इस अध्याय में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो 2 रजवाड़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है? मणिपुर, और दूसरा आपका क्या हो गया? हैदराबाद। ये दोनों के बारे में आपको मतलब बताया जाएगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए। तो हम जो क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो 4th नंबर होगा वो क्या होगा, जो हैदराबाद के रियासत पर चर्चा करें। हैदराबाद में आपको बताए थे, जो हम लोग जो है हैदराबाद मणिपुर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हैदराबाद में क्या हुआ था, जो यहाँ के शासक थे उसको हम निजाम कहते थे। हैदराबाद स्थित कहाँ है? तो हैदराबाद जो है उस समय, जैसे देखिए भारत का मैप है अगर मेरे पास मान लीजिए, तो भारत के मैप के बीचों बीच में आ जाता था, बीच में, चारों तरफ से हिंदुस्तान थी और बीच में हैदराबाद था। और पुरानी हैदराबाद में अभी के जो हिस्से हैं पुरानी हैदराबाद में, तो वो क्या थे? महाराष्ट्र थे, कर्नाटक थे और आंध्र प्रदेश, यहाँ तक हैदराबाद रियासतें फैली हुई थी। तो देखिए क्या है, जो हैदराबाद की रियासत पर चर्चा करें, तो हैदराबाद की रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी, और पुरानी हैदराबाद के कुछ हिस्सों आज के वर्तमान के जो भारत है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक में और बाकी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। और उसके बाद जो हैदराबाद के शासक है उसको क्या कहा जाता था? निजाम। क्या कहा जाता था? निजाम। तो निजाम कहा जाता था। और निजाम किस तरह का शासक था? वो दमनकारी शासक था। क्या था? दमनकारी शासक था। और दमनकारी शासन के खिलाफ ये इस तरह का शासक था जो लोकतांत्रिक तरह से शासन नहीं चलाना चाहता था, ये राजतंत्र चाहता था। तो इसके खिलाफ महिलाओं और किसानों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जिससे क्या हो गया, जिससे निजाम ने परेशान होकर के अपने अर्धसैनिक बल को रवाना किया आंदोलन को बंद करने के लिए। और जो सैनिक गए उसको उस समय सैनिक नहीं कहा जाता था, उसको कहा जाता था राजाकार। क्या कहा जाता था? राजाकार। तो राजाकार कहा जाता था। और राजाकार जो है किस तरह के सैनिक थे? वो अव्वल दर्जे के और अत्याचारी थे। वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ठीक। उसके बाद जो है राजाकार, जो इसके सैनिक थे, राजाकार गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें गैर मुसलमानों को निशाना बनाया और लूटपाट और हत्या और बलात्कार सब करने के लिए तैयार हो गया, उस पर उतारू हो गया और किया भी, समझे। और जिससे भारत सरकार इस चीज़ को देखते हुए सितंबर 1948 में, कब?
सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने निजाम के विरुद्ध क्या शुरू किया? युद्ध शुरू किया। तो निजाम के पास उतना हथियार तो था नहीं, तो युद्ध रुक कर थोड़ा दिन चला और अंततः क्या हुआ? निजाम आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। यह हैदराबाद की कहानी है, किस तरह से निजाम के बर्बरता को दिखाता है और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा था, राजतंत्र चाह रहा था। उसका दमनकारी सैनिक रजाकार, बलात्कार, हत्या और बहुत सारे कुछ किए, लूटपाट मचाए, लेकिन भारतीय सैनिक ने उसका सामना किया और उसको हरा करके आत्मसमर्पण करवा करके उसको भारत के संघ में विलय कर लिया। क्या है जो मणिपुर रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या चर्चा करे, ये कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से आंसर लिखिएगा, ठीक है। क्या कहता है? जो आज़ादी के मतलब क्या है, जो आज़ादी के चंद रोज पहले जो भारत सरकार थे, उन्होंने जो मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह, उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। किस पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। और इसके एवज में भारत सरकार ने क्या कहा था उसको? इसके एवज में भारत सरकार ने कहा था जो आप आंतरिक स्वायत्तता दी जाएगी, आंतरिक मतलब आप भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए और आपको अंदर अंदर आप आज़ाद ही हैं, आप इतना चिंता नहीं कीजिए। लेकिन वो जो वहाँ के शासक थे बोध चंद्र सिंह, उसको जनता ने दबाव दिया। आपने विलय पत्र पर क्यों हस्ताक्षर करवाया? आपको चुनाव कराना चाहिए। जो कितना जनता चाहता है भारत संघ में शामिल हो और कितना चाहता है जो शामिल नहीं हो। इससे महाराजा बोध चंद्र सिंह ने क्या किए? मणिपुर में भारत में पहली बार चुनाव हुआ और इस चुनाव के परिणाम में क्या आया? इस चुनाव के परिणाम में मणिपुर में राजतंत्र कायम हो गया, राजा जीत गए। लेकिन सरकार थे, उन्होंने दबाव डाल करके तो उनसे हस्ताक्षर करवा लिया था, तो वो तो भारत में मिल चुके थे। और इसके परिणाम में क्या हुआ? अभी भी वर्तमान समय में भी क्या है जो, लेकिन भारतीय सरकार ने महाराजा पर दबाव डालकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया था। इससे लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पे राजाओं जीत गया था, राजतंत्र कायम हो गया था, राजाएं जीते थे, तो वहाँ पर राजतंत्र बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारतीय विलय पत्र में हस्ताक्षर करवाए, वो उनको मिला लिया गया। तो इस तरह से वहाँ के लोगों में नाराजगी पैदा हुई, क्रोध पैदा हुआ, जो वर्तमान समय में देखा जाता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत VVI क्वेश्चन है, इसमें आप VVI लगा सकते हैं। क्या जो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? देखिए भाषा के आधार पर, क्या भाषा के आधार पर देश में चल रहे संघर्ष को देखते हुए केंद्र सरकार ने, कौन सरकार? केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब? 1953 में। और इस आयोग के आधार पर 1956 में, कौन सा आयोग? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। क्या पास हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। और इस अधिनियम के तहत देश में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वादा किया था। मतलब देश आज़ाद होने से पहले कांग्रेस ने 1920 में ही नागपुर के अधिवेशन में क्या किया था? जो बोला था जो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा। और सबसे पहले सर्वप्रथम जो भाषा के आधार पर राज्य बना वो 1952 ईस्वी में बना, जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। और देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे पर्सनैलिटी हैं, जैसे आपका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी हो गए, श्री रामुलु पोट्टी उनके बारे में हो गए। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में हो गए। वो बहुत सारे पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में हम नहीं बताए हैं अभी। बहुत सारे जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा।
और हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। बस आप लोग अगर एक बार मैंने समझ में आई तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, लेकिन समझिए पॉलिटी में अगर ज्ञान को विकसित करना है, अपने आप को माइंड डेवलप करना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।